तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6th की इंग्लिश स्पेक्ट्रम का सेक्शन 2 यूनिट 4 का सेक्शन 2। इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं वो मैं विथ एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम अ वाइज मंकी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये जो स्टोरी है ये कम से कम 3 से 4 पेज की है, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझा देती हूँ, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। चंद्र एक राजा थे जिनके पुत्रों ने वानरों का एक समूह रखा था। इन बंदरों को शाही पालतू जानवर के रूप में माना जाता था और उन्हें सबसे अच्छे भोजन और सर्वोत्तम देखभाल प्रदान की जाती थी, और इस वजह से वे सब बहुत मोटे हो गए थे। इन बंदरों का मुखिया बहुत बुद्धिमान और महान था। उसने कई विज्ञान सीखे थे। उसने हमेशा दूसरे बंदरों को सिखाने की कोशिश की, लेकिन वे सभी अपने जीवन में इतना व्यस्त थे कि उन्हें शिक्षाओं को सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी के पास 2 बकरियां, मतलब कि जो भेड़ें आती है, शीप आती है, वो थी जो राजकुमारी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी को आगे खींचती थी। उन भेड़ों में से एक बहुत खाऊ था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए रहता था, जिसका नाम राम था। वह जब भी खाता तो रसोई में रेंगता था और वहाँ जो भी मिलता उसे खा लेता था। उसकी जो ये हरकत थी, उसकी वजह से एक रसोइया था, वो बहुत नाराज़ था और वह राम पर बहुत नज़र रखता था। जैसे ही वह कुछ खाने के लिए वहाँ पर आता तो वो उसे कुछ भी फेंक कर मार देता था। उसने इस बार उसे आग से जलती हुई एक लकड़ी मारी। यह देखकर बंदरों के मुखिया ने अन्य बंदरों को बुलाया और कहा कि राम के प्रति जो रसोइये का व्यवहार है वह किसी दिन दुर्घटना का कारण बन सकता है। चलो हम यहाँ से चले जाते हैं, इससे पहले कि कोई दुर्घटना हो। लेकिन अन्य बंदर अपने स्वयं में इतने व्यस्त थे और इतना आनंद ले रहे थे कि वह वापस नहीं जाना चाहते थे। उसने गुस्से से बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुखिया की बात न मानते हुए कहा कि हम यहीं रहेंगे, और उन्होंने यहाँ रहने का फैसला लिया और मान लिया कि मुखिया बूढ़ा हो रहा है, इस वजह से उसके जो विचार हैं वो अब इस तरह से होने लगे हैं और वह अब इस तरीके की हरकतें करने लगा है। इस प्रकार बंदरों के मुखिया ने अकेले ही जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आप केवल मूर्ख हैं और खतरे को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से मिलने वाली सुख सुविधाओं और खान पान की तुलना में जीवन को अधिक महत्व देता हूँ। वानरों के मुखिया के चले जाने के बाद एक दिन और राम ने रसोई में प्रवेश किया और कुछ खाना खाया तो राजा को परोसने के लिए बनाया गया था। रसोइयों में एक को बहुत गुस्सा आया और उसने कुछ न समझ आने के कारण जलती हुई आग का एक लकड़ी जो थी वो राम के ऊपर फेंक दिया। राम एक भेड़ था और उसका शरीर पूरा ऊन से ढका हुआ था, तो उसने तुरंत आग पकड़ ली थी। आग पकड़ने के बाद ही वह झटपटा गया और भागता हुआ अस्तबल की तरफ चला गया। वहाँ घोड़ों के लिए जो सूखी घास थी उसमें आग लग गई और पल भर में पूरा अस्तबल आग के लपेट में आ गया। बहुत ही ज़्यादा भगदड़ मच गई और जब तक महल के कर्मचारियों ने आग बुझाई तब तक घोड़ों की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। जब यह खबर राजा के पास पहुँची तो वह बहुत उदास हुआ। उसने कहा कि उसके पसंदीदा घोड़ों के साथ ऐसा कुछ हुआ है। उसने पशु चिकित्सकों को इलाज के लिए बुलाया। चिकित्सकों ने सुझाव दिया कि घोड़ों के घाव ठीक हो जाएंगे यदि उन पर बंदरों की चर्बी लगाई जाए, और इस प्रकार राजा ने सभी पालतू बंदरों को लाने का आदेश दिया और उन्हें तुरंत मार डाला। उनके शरीर की चर्बी को तब तक इस्तेमाल किया जब तक कि घोड़ों के घाव ठीक नहीं हो गए। जब यह खबर बंदरों के मुखिया तक पहुंची तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि बंदर मूर्ख थे जो चेतावनियों पर ध्यान नहीं दे सकते थे, लेकिन राजा ने अपने पालतू जानवरों के साथ ऐसा किया, यह बहुत गलत था। यह एक दुष्टता है, मैं उसे इस कार्य के लिए दंड दूंगा। उसने कई दिनों तक खाना नहीं खाया और ना ही पानी पिया। उसका दिल टूट चुका था। वो उदास मन से एक कमल के तालाब के पास बैठ गया। उसने थोड़ा पानी पीने का सोचा। वह झील के पास आया और उसने देखा कि वहाँ जानवरों और इंसानों दोनों के कई पैरों के निशान हैं जो झील तक गए थे। एक भी पक्षी ने झील से वापस नहीं आए। वह सतर्क हो गया और उसने निष्कर्ष निकाला कि इस खूबसूरत झील में कुछ गड़बड़ है। उसके पास
उसने पास के कमल के पौधे से कुछ खोखले तने लाए और उन्हें एक पाइप की तरह इस्तेमाल करते हुए दूर से ही पानी पी लिया। जब यह ऐसा कर रहा था तो झील से एक राक्षस निकला। उसने हार पहना हुआ था। उसने कहा कि मैं एक राक्षस हूँ जो इस झील में रहता हूँ। जो कोई इस झील में स्नान करने या उसकी सुंदरता को देखने के लिए आता है या पानी पीता है तो उसे मैं समाप्त कर देता हूँ, परंतु तुम, इतने सालों में मैंने तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कहीं नहीं देखा। तुम झील में पानी भी पी रहे हो, परंतु पर्याप्त दूरी बनाकर, जहां मैं तुम्हें छू नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह मैं पूर्ण करूंगा। तभी बंदरों के मुखिया को तुरंत याद आया कि उसे राजा से बदला लेना है और उसने राक्षस से पूछा, बताओ कि तुम कितने आदमी खा सकते हो। मेरे पास मेरे शत्रु के रूप में एक राजा है। यदि तुम उसे अपना हार दे दो तो मैं उसे लंबे समय तक उपयोग करूंगा और राजा और उसके सिपाहियों को झील में ले आऊंगा। राक्षस ने कहा, यदि तुम उन्हें झील तक लाओगे तो मैं तुम्हें हजारों की संख्या में इंसानों को नहीं तो मैं तुम्हें हार दे दूंगा और मैं हजारों की संख्या में इंसानों को खा सकता हूँ। अब तुम जाओ और उन्हें लेकर के आ जाओ, जितनी संख्या में तुम ला सको। वानरों के मुखिया ने वह हार ले गले में पहना और जितना जल्दी हो सके पेड़ पर छलांग लगाते हुए राजा के पास पहुंच गया। जब राजा और सब ने वानर के पास रत्नों से जड़ा हुआ हार देखा तो सभी उत्सुक हो गए। वानरों के मुखिया से कई प्रश्न पूछे गए। वानरों के मुखिया ने राजा से कहा, हे राजा, जंगल में भटकते हुए मैं एक बड़ा खजाना लेकर आया था जिसे कुबेर ने बनाया है। किसने बनाया है? कुबेर ने। यहाँ पर दिया गया है ये गॉड्स ऑफ ट्रेजर, जिसे कुबेर ने बनाया है और उन्होंने ही छिपाया है। यह गुप्त रूप से किसी के भीतर छिपा होता है। जो झील में रविवार के दिन स्नान करता है तो उसके पास बहुत सारा धन हो जाता है। यह हार तो उस झील के पाए जाने वाले खजाने की तुलना में कुछ भी नहीं है। वहाँ के हीरे की चमक सूर्य की रोशनी से भी अधिक तेज है। जब राजा ने यह बातें सुनी तो उसने कहा कि बंदरों के मुखिया, यह झील वास्तव में है कहाँ? यदि यह है तो कृपया हमें वहाँ पर ले जाइए। मैं स्वयं इसे देखना चाहता हूँ और महल में उपस्थित सभी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। और यह निश्चय किया कि अगले रविवार की सुबह वानरों के प्रमुख के साथ सभी जंगल की यात्रा पर जाएंगे। उनके साथ राजकुमार, रानियां, मंत्री, घर के नौकर और महल के सभी लोग गए। वे वहां पहुंचे तो कमल के फूलों से भरे सरोवर को देखकर दंग रह गए। बंदरों के प्रमुख ने कहा, सबको एक ही समय पर प्रवेश करना चाहिए। केवल पहले फेस को दी पहले पारी पर जो जाएगा उसे ही आशीर्वाद के रूप में सोना मिलेगा। और राजा से कहा कि आप इंतज़ार करें, मैं आपको झील में प्रवेश करने के लिए एक विशेष स्थान दिखाऊंगा। वे सब झील में उतर गए। लालची राजा और बाकी सभी लोगों ने उसके निर्देशों का पालन किया और झील में उतर गए। एक एक करके वे गायब होने लगे। राजा उत्सुकता से उनके आने का और उनके खजाने को साथ में लाने का इंतजार करने लगे, पर राजा की प्रतीक्षा करने का कोई फल नहीं निकला। जब उसकी प्रजा और संबंधी बहुत दिनों के बाद झील से बाहर नहीं आए तो राजा ने पूछा कि बंदरों के मुखिया, वे बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? वे इतना लंबा समय क्यों ले रहे हैं? वानरों का मुखिया एक पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ पर चढ़कर उसने बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया, है दुष्ट राजा, इस झील में एक राक्षस रहता है जिसने तुम्हारे सभी दरबारियों और रिश्तेदारों को खा लिया है। मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को मार डाला, जिससे तुमने मेरे पूरे परिवार को मार डाला था। शास्त्र कहते हैं कि बुरे के साथ बुरा करने में कोई गलत नहीं है। वानरों के मुखिया ने कहा, तुम मेरे राजा हो इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। तुम अब अपने महल पर वापस लौट सकते हो खाली हाथ और अकेले ही अपने महल की ओर लौट जाओ। तो राजा अकेला ही मायूस होकर अपना महल की ओर लौट गया। अपना सब कुछ खोकर राजा बहुत दुखी था। जब बंदरों के मुखिया ने अपना बदला ले लिया तो वह कहता है कि लोभ अवश्य ही अंत में विपत्ति का विनाश लाता है। डिजास्टर एंड डिस्कशन इन द एंड। तो ये जो चैप्टर था, ये जो स्टोरी थी, ये बहुत ही कहानी तो बहुत अच्छी थी जो कि मैं आपको सुना चुकी हूँ। इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।